हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स पे। आप लोगों ने 13th ऑफ अप्रैल से लेकर 20th ऑफ अप्रैल तक डेली करंट अफेयर्स डेफिनेटली देखा होगा। अब समय आ गया है आपके टेस्ट का। तो आज हम यहाँ पे 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने और आपका जो भी स्कोर होता है आउट ऑफ 40 वो स्कोर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है, तो पूरे हफ्ते में हमने जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए हैं उनको हम कुछ हाइलाइट्स को यहाँ पे क्विक रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कि इस पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे हैं और थीम्स वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, जो भी इंडेक्स या रिपोर्ट रिलीज किया गया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको देख लेते हैं। पर्सन इन न्यूज, जो भी पर्सन जिस भी वजह से रीजन में थे उनको देख लेंगे और फिर आपको 40 क्वेश्चन का एक क्विज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आज का वीडियो हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में। हमारा डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ्स होती हैं वो मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल होती हैं। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं पूजा जैन CA 247 और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सारी पीडीएफ को डाउनलोड किया जा सकता है। एंड आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह 8 बजे। क्लियर है? ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा मैंने एक एसएससी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हिस्ट्री के 2023 और 2022 के सीजीएल में आए हुए सभी शिफ्टों में हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं, पीवाईक्यूज। और यहाँ पे साइंस पे अभी हम काम कर रहे हैं, राइट? तो इनको भी आप देखना नहीं भूलेंगे। और वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलना है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के बारे में। तो इस पूरे हफ्ते में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए। सबसे पहले है 13th ऑफ अप्रैल। अच्छा, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ ही था 13th ऑफ अप्रैल 1919 में। इसके अलावा 13th ऑफ अप्रैल 1699 में सिखों के 10वें नंबर के गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। इसलिए हम 13th ऑफ अप्रैल को इंटरनेशनल टर्बन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है 14th ऑफ अप्रैल। 14th ऑफ अप्रैल को हम बाबा साहब अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम अंबेडकर जयंती या फिर भीम जयंती के नाम से जानते हैं। और इस साल 134th नंबर का एनिवर्सरी था, बर्थ एनिवर्सरी। बाबा साहब अंबेडकर को 1990 मतलब 1990 में भारत रत्न दिया गया था, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है। अब 14th ऑफ अप्रैल को हमने वर्ल्ड क्वांटम डे भी सेलिब्रेट किया है, जिसकी थीम है राइजिंग अ क्वांटम रेडी वर्कफोर्स। नेक्स्ट है 15th ऑफ अप्रैल। तो 15th ऑफ अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड आर्ट डे। सिंस 2012 इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। ठीक है, आर्ट के बाद आता है वॉइस आर्टिस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है वॉइस। वर्ल्ड वॉइस डे हमने 16th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया। सिंस 1999 इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड थीम है एजुकेट सेलिब्रेट। ठीक, अब अगला जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन किसी को बनाना होगा तो वो यहाँ से बनाएगा 17th ऑफ अप्रैल से। 17th ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया गया। बेसिकली हीमोफीलिया के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए। और हीमोफीलिया आपको पता है कि एक जेनेटिक डिसीज होती है जो कि आपके ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड है। थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अगला जो दिन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं 18th ऑफ अप्रैल के बारे में। और 18th ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, आप सभी को पता है हमारे देश में यूनेस्को की साइट्स कितनी है? 42 साइट्स हैं। और थीम क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है 19th ऑफ अप्रैल। तो 19th ऑफ अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड लीवर डे। वर्ल्ड लीवर डे जिसकी थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। डन, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स जो इस पर्टिकुलर वीक में रिलीज हुई हैं। पहले बात करते हैं एसीआई वर्ल्ड के बारे में, मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड। इन्होंने रिसेंटली दुनिया भर के सबसे जो व्यस्ततम एयरपोर्ट है या बिजिएस्ट एयरपोर्ट है उनकी लिस्ट पब्लिश की है। और टॉप 10 में आप देखेंगे हमको केवल एक ही इंडियन एयरपोर्ट देखने को मिलता है जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। और इसकी पोजीशन क्या है? 10th नंबर पे है। दिल्ली एयरपोर्ट ने
अगर आप देखेंगे एनुअली 7.22 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने का काम किया है। तो टॉप पर कौन है? टॉप पर आपको देखने को मिलेगा एटलांटा एयरपोर्ट यूएसए, देन आपको दुबई का एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, थर्ड नंबर पे मिलेगा डलास यूएसए, और 10वें नंबर पे आप देखेंगे दिल्ली, न्यू दिल्ली इंडियन एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, क्या है? एशियाज इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2024। इस रिपोर्ट के बस 3 डेटा आपको याद रखने हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर क्या है। बस 3 ही पॉइंट आपको याद करने हैं। आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलीज की है एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने बताया है कि FY24 में भारत की जीडीपी 7% होगी, वहीं FY25 में इंडिया की जीडीपी 7.2% एस्टिमेट इन्होंने की है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो अगर देखा जाए तो एशिया में इन्फ्लेशन मॉडरेट रहेगा, महंगाई दर मॉडरेट रहेगी आपकी। 3.2% एस्टिमेट की है इन्होंने 2024 के लिए, वहीं 3% इन्होंने एस्टिमेट की है 2025 के लिए। ठीक है, ये आपका इन्फ्लेशन रेट हो गया, मतलब महंगाई दर हो गई एशिया में। ठीक है, अब एशिया की ग्रोथ देख लेते हैं, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया के लिए ही तो काम करता है, राइट? तो एशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी 2024 और 2025 के लिए वो सेम है, विच इज 4.9%। क्लियर? तो इतना डेटा आपको याद रखना है। उसके बाद अगली एक और रिपोर्ट आ जाती है जो कि रिलीज करता है IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट। तो एक क्वेश्चन ये पहले भी बना है, फिर से बन सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? सो IMF इसे रिलीज करता है। रिपोर्ट का टाइटल था स्टडी बट स्लो, रेजिलियंस अमिड डाइवर्जेंस। इसमें भी अगेन हमें वही बात करनी है, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की एंड वर्ल्ड की। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहेगी 2024 और 25 में, इन्होंने एस्टिमेट की है 3.2%। 3.2%। इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने कहा है 2024 में इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो 6.8% होगा, और वहीं 2025 में 6.5% इन्होंने एस्टिमेट किया है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के बारे में। तो करेंट ईयर मतलब 2024 में जो इन्फ्लेशन या महंगाई दर होगी वो 4.6% होगी, और नेक्स्ट ईयर 4.2% आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो ये दोनों रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, डेटा पूछा जाता है, आपको भी पता है, चाहे वो SSC एग्जाम हो चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, एक आध क्वेश्चन आपको GDP फोरकास्टिंग से जरूर मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, और स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं ना उसमें तो मतलब 100% क्वेश्चन छपा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन वो लोग उठाकर पूछते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। डन। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई है। इसमें बताया गया है कि साइबर क्राइम सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, और रैंकिंग की गई है कंट्रीज की। तो टॉप पर चल रहा है रशिया, एंड रशिया के बाद सेकंड नंबर पे यूक्रेन है, और उसके बाद चाइना है। क्या इंडिया है? हाँ, टॉप 10 में इंडिया है, 10th पोजीशन पे आप देखेंगे साइबर क्राइम के मामले में इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। डन, इतनी चीजें क्लियर है। अब इन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में 2024 में कितने रुपी का साइबर क्राइम हुआ है, तो 9.22 ट्रिलियन डॉलर का, और 2028 तक ये इंक्रीज होकर 13.82 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड UNSW कैनबरा ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था, और एक जनरल जिसका नाम है PLOS1 इस जनरल में से पब्लिश किया था। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगेन एक और रिपोर्ट है। ठीक है, इंडिया अमंग टॉप मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर इन द वर्ल्ड। मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है कि आप कहीं भी उठा करके प्लास्टिक को डंप कर दे रहे हो, आप ओपन स्पेस में मतलब प्रॉपरली से क्लोज नहीं कर रहे, ओपन स्पेस में कहीं भी प्लास्टिक को डंप कर रहे हो, इसके बाद आप प्रॉपरली रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ बातें होती जिसे हम मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट कहते हैं, और इंडिया उन टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में आता है जो कि सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द स्विट्जरलैंड नॉन प्रॉफिट ग्रुप EA अर्थ एक्शन। तो EA अर्थ एक्शन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, और इंडिया टॉप 12 कंट्री की लिस्ट में आता है जो कि 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मिसमैनेजमेंट के लिए प्लास्टिक में। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है इरिट्रिया। टॉप पर कौन है? आंसर हो जाएगा इरिट्रिया है। बॉटम पे कौन है? बॉटम पे है बर्मुडा।
ठीक है। टॉप का क्या मतलब है? टॉप का यहाँ पे ये मतलब है कि ये कंट्री सबसे ज्यादा खराब है जो कि मिसमैनेज कर रही है, रिसाइकल नहीं कर रही है प्लास्टिक का, इसका ये मतलब होता है। डन इतनी चीजें। अब इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा प्लास्टिक पर कैपिटा जनरेट कौन सी कंट्री करती है, मतलब हर एक व्यक्ति कितना प्लास्टिक जनरेट कर रहा है, तो बेल्जियम यहाँ पे टॉप पर है। बेल्जियम में हर एक व्यक्ति अगर आप देखेंगे 147.7 केजी प्लास्टिक जनरेट कर रहा है एनुअली। और इंडिया यहाँ पे बॉटम पे है या लीस्ट में आती है, क्योंकि इंडिया में पर केजी प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन अगर आप देखेंगे तो 8 केजी आपको पर पर्सन देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। अब यहाँ पे वो कौन सी कंट्री है जो टॉप नंबर पे आती है आपके पर कैपिटा मिसमैनेजमेंट के लिए? देखो, मिसमैनेजमेंट के लिए तो इरिट्रिया है, लेकिन पर कैपिटा मिसमैनेजमेंट के लिए कौन है? ओमान आपको टॉप पर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट, अगली जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिलीज की है, डिपार्टमेंट ने इसे रिलीज किया है और बताया है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 23.6% इंक्रीज हुआ है। और 2024 में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक्सपोर्ट किया है वो है $29.12 बिलियन। डन, काफी अच्छी बात है ये। अब हमारे जो मार्केट प्लेस है जहां पर हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन से हैं? यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, यूके एंड इटली, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अगली जो रिपोर्ट है वो अंगटाट ने रिलीज की है, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अंगटाट का फुल फॉर्म भी आप याद रखना अगले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेड ऑफिस आपको जेनेवा में देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने भी इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की है कि 2024 में इंडिया की जीडीपी 6.5% एस्टिमेट की है, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफी कम है। 2023 में इन्होंने एस्टिमेट किया था 6.7%। डन। सिमिलर इन्होंने ग्लोबल या वर्ल्ड की इकोनॉमी भी फोरकास्ट की है, कितनी है? 2.6% फॉर 2024। 2024 में 2.6% इंडिया सॉरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। अंकटाड का फॉर्मेशन 1964 में हुआ था, 195 मेंबर स्टेट है और ये सारी जो रिपोर्ट्स है वो अंकटाड ही रिलीज करता है, तो इनको भी आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर हो जाएगा यूएनएफपीए, मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। क्लियर। इन्होंने कहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन है ना वो 77 ईयर्स में डबल हो गई है, ठीक है। इंडिया टॉप पर है पॉपुलेशन के मामले में, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.44 बिलियन है। एंड सेकेंड नंबर पे अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन के मामले में तो चाइना आपको देखने को मिलेगा, चाइना की पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट हमारे बराबर ही है, 4.25 बिलियन। क्लियर। अगर हम 2011 का सेंसस देखते हैं तो 11 के सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी? जनसंख्या थी 1.21 बिलियन। क्लियर। और क्या बोला है इन्होंने रिपोर्ट में? इन्होंने बताया है कि हमारे देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एवरेज कोई व्यक्ति कितने साल जिंदा रहता है, आप ऐसा मान लीजिए, तो मेन के लिए है ये 71 ईयर्स और वीमेन्स के लिए अगर आप देखेंगे तो ये है आपका 74 ईयर्स। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि 2006 से 2023 के बीच में जो चाइल्ड मैरिज रेट है ना वो भी कम हो गया है। इस बीच में हमें 23% यहाँ पर देखेंगे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं इन इंडिया। डन। अब अगली जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिलीज की है और इन्होंने हमें इंडिया की रिन्यूएबल कैपेसिटी के बारे में बताया है कि अभी कितनी है और हमारे टारगेट कितने हैं। क्लियर। इन्होंने ये कहा है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमने 2023-24 में रिन्यूएबल एनर्जी में जो ग्रोथ की है वो 21% है, ठीक है। हमने 23-24 में कितनी रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड किया है, तो आंसर हो जाएगा 18.48 गीगावाट। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो चुकी है? तो टोटल कैपेसिटी आप देखेंगे तो कितनी मिलेगी आपको? 178.98 गीगावाट। ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। क्या हमारा टारगेट ये है? नहीं, हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का। कब तक का टारगेट है? 2030 का टारगेट है। अभी ये है, हमें करना ये है, ठीक है। डन। नेक्स्ट, ये कुछ रिपोर्ट्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। पूरे हफ्ते में यही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है। आई थिंक आपको एक जानकारी तो लग गई होगी। अब बात कर लेते हैं इस पूरे हफ्ते में जो भी पर्सन न्यूज में थे जिस भी वजह से थे। सबसे पहले बात करेंगे गोपी चंद थोताकुरा के बारे में, और ये सेकेंड नंबर के इंडियन पर्सन बन गए हैं जो स्पेस में जाएंगे एंड पहले इंडियन हैं जो कि स्पेस टूरिस्ट होंगे।
एक्चुअली ब्लू ओरिजिन का एक अपकमिंग मिशन है जिसमें ब्लू ओरिजिन 6 क्रू मेंबर्स को स्पेस में भेजेगा। उनमें से एक है गोपीचंद जो कि विजयवाड़ा से बिलोंग करते हैं, और ब्लू ओरिजिन का एक मिशन है जिसका नाम है NS-25, मतलब न्यू सेफर 25। डन। पहले पर्सन जो कि स्पेस में गए थे उनका नाम है राकेश शर्मा इन 1984। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। FSIB मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि आने वाले समय में जो अगले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे CDB के, उनका नाम अनाउंस किया है और नाम है मनोज मित्तल। रिकमेंड किया है, इसके बाद अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के पास जाता है और फाइनल अप्रूवल हो जाता है। तो मनोज मित्तल हो सकता है आने वाले समय में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हो CDB के, और वहीं संजय शुक्ला मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे नेशनल हाउसिंग बैंक के। ठीक है, डन। नेक्स्ट, जॉइंट डायरेक्टर इन CBI। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपना नया जॉइंट डायरेक्टर चुन लिया है 2027 तक के लिए, और नाम है अनुराग कुमार। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम न्यूज वीक के फ्रंट पेज के बारे में या कवर पेज के बारे में। रिसेंटली कुछ जर्नलिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का 90 मिनट का एक इंटरव्यू लिया था और उसके बाद अपनी मैगजीन के फ्रंट पेज में उनका फोटो चिपकाया है। तो यहाँ पर ये सेकेंड नंबर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आफ्टर इंदिरा गांधी, जिनका फोटो फीचर किया गया है कहाँ पर, न्यूज वीक के कवर पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे SJVN मतलब सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसका फॉर्मेशन 1988 में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसी के CMD अपॉइंट किए गए हैं और नाम है उनका सुशील शर्मा। ठीक है, सुशील शर्मा। नेक्स्ट बात करेंगे यूके। अगर आप स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड को मिला देते हैं तो बन जाता है यूके। और यूके ने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में जो अपना हाई कमिश्नर भेजा है वो कोई महिला है, मतलब व्यूमेन है। सो यूके फर्स्ट व्यूमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया, इनका नाम है लिंडी कैमरून। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड। और फर्स्ट यहाँ पर इंडियन मॉन्क बन गए हैं जिनका नाम है जैन आचार्य लोकेश मुनि, और उन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड की शुरुआत 2003 में हुई थी। बेसिकली कोई भी पर्सन जो अमेरिका में 500 आवर्स वॉलेंटियर सर्विसेज करता है उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। अगली पर्सन इंपॉर्टेंट है, इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बारे में, और इन्हें रीअपॉइंट किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का MD फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 2019 से ऑलरेडी ये MD बनी हुई है IMF की। ठीक है, नेक्स्ट है तरुण बजाज, फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज को रिसेंटली US इंडिया टैक्स फोरम का हेड बनाया गया है, और US इंडिया टैक्स फोरम का फॉर्मेशन 25 Feb 2020 में हुआ था। बेसिकली इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं USA के, और USA में जो लोग काम कर रहे हैं इंडिया के, मतलब जो भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं उनकी टैक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पर्सन है सलमान रश्दी, और इन्होंने रिसेंटली अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है नाइफ। इसके पहले इन्होंने 1981 की जो बुक थी इनकी, इसके लिए उन्हें बुकर प्राइज भी मिल चुका है, नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है मोंटे कार्लो मास्टर, रिसेंटली कंक्लूड हुआ है और इस टेनिस टूर्नामेंट को क्ले कोर्ट में खेला जाता है। रिसेंटली मोंटे कार्लो मास्टर का टाइटल ग्रीस के टेनिस प्लेयर जिनका नाम है स्टीफेनोस तीसीपास ने जीत लिया है, और इन्होंने हराया है नॉर्वे के टेनिस प्लेयर जिनका नाम है कैस्पर रूड। नेक्स्ट बात करेंगे सिंगापुर से। तो सिंगापुर के अभी जो प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है ली हैंग लूंग। ठीक है, ली हैंग लूंग नहीं है, ली सेंग हैंग, ली सेंग लूंग, ली सेंग लूंग। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे सिंगापुर से। सिंगापुर के जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है ली हैंग लूंग। ली हैंग नहीं है यार, ली सेंग लूंग है। चलिए अब बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर के अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है ली सेंग लूंग, और ये 2004 से ही प्राइम मिनिस्टर है, और इन्होंने डिसाइड किया है कि अब मैं स्टेप डाउन कर दूंगा और किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दूंगा। तो इनका जो लास्ट वर्किंग डे होगा वो 15 मई होगा, और उसके बाद जो अभी प्रेजेंटली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर की जिनका नाम है लॉरेंस वोंग, वो नए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे सिंगापुर के फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स।
अब बात करते हैं विजडन के बारे में। तो विजडन ने रिसेंटली वर्ल्ड लीडिंग फीमेल क्रिकेटर और वर्ल्ड लीडिंग मेल क्रिकेटर का नाम अनाउंस किया है। तो वर्ल्ड लीडिंग फीमेल क्रिकेटर बन गई हैं इंग्लैंड की नेट ब्रंट, और वहीं अगर मेल कैटेगरी में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जिनका नाम है पैट कमिंस। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का। ये थर्ड एडिशन है, ठीक है, और ये किसे दिया जाएगा? अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। पहली पर्सन या पहले पर्सन कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। एंड सेकेंड पर्सन थी आशा भोसले, जिन्हें हमने लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया था। इस अवार्ड की शुरुआत 2022 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइम्स के बारे में। तो टाइम्स ने रिसेंटली वर्ल्ड की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की एक लिस्ट पब्लिश की है, जिसमें आपको 8% देखने को मिलेंगे जो इंडिया के हैं या इंडियन ओरिजिन है। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट नाम देखने को मिलेंगे, सबसे पहले है अजय बंगा जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। सेकेंड पर्सन है सत्या नडेला जो कि सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। फिर आलिया भट्ट और साक्षी मलिक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और नाम है जैसे कि देव पटेल जो कि डायरेक्टर एंड एक्टर है। फिर है आसमा खान जो कि एक होटल की ओनर है एंड शेफ है। फिर आपको देखने मिलेंगी प्रियंबदा नटराजन जो कि प्रोफेसर है फिजिक्स की। और आपको एक और पर्सन देखने को मिलेंगे जिनका नाम है जिगर शाह, और ये अमेरिकाज एनर्जी लोन प्रोग्राम ऑफिस के डायरेक्टर है। अब अगली एक बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है जस्ट अ मर्सनरी, और इस बुक को लिखा है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डुबरी सुब्बा राव ने, जिसे रिसेंटली रिलीज किया गया है। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसका टाइटल आपको याद रखना है और राइटर का नाम भी याद रखना है। अंत में बात करेंगे कुछ और पर्सन के बारे में। सबसे पहले है कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा बने हैं। अगर हम बात करते हैं भारत पे के बारे में, तो भारत पे का फॉर्मेशन 2018 में हुआ था और इसके नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। नाम है नलिन नेगी। ओके, अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं और इनका रिलेशन फुटबॉल से है। नाम क्या है इनका? पांथोई चानू, ठीक है। और ये पहली वीमेन बन रही है, इंडिया की पहली प्लेयर बन रही है जो कि ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल लीग में पार्टिसिपेट करेंगी। अगले पर्सन है रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने T20 में 500 सिक्सेस हिट किए हैं। ओके, डन। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन भी खत्म हो जाते हैं। अब आपकी बारी है इन क्वेश्चंस के आंसर करने की। टोटल क्वेश्चंस है 40, और आपका जो भी स्कोर होता है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं भारत पे के को फाउंडर एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर के बारे में। इन्होंने रिसेंटली एक एप्लीकेशन लॉन्च करने के बारे में सोचा है, नाम है जीरो पे। तो जीरो पे जो एप्लीकेशन है वो किस पर्पस के लिए है? आंसर हो जाएगा ये आपको मेडिकल लोन प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्लीन मैक्स हैज पार्टनर विथ विच कंपनी टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन अक्रॉस द इंडिया। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्लीन मैक्स और एप्पल के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है और ये लोग 14.4 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के बारे में, कुछ बातें लिखी हैं। पहली क्वेश्चन है कि इंडिया की रैंकिंग 10th पोजीशन में है। नेक्स्ट है यूक्रेन ने टॉप किया है, उसके बाद आपको रशिया देखने को मिलेगा। और इस रिपोर्ट को एक जर्नल में पब्लिश किया गया जिसका नाम है PLOS1। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पहला तो सही है एंड थर्ड भी सही है, लेकिन टॉप तो रशिया ने किया है, मतलब आपका सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which Indian actress has been included among the 100 most influential people in the world by the Time magazine? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आलिया भट्ट, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रिसेंटली किस बैंक ने पार्टनरशिप की है फिजडॉम के साथ और ऑफर कर रहा है 3 in 1 अकाउंट, मतलब एक ही सिंगल अकाउंट से आप सेविंग अकाउंट मतलब सेविंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और एक डीमेट अकाउंट की तरह भी ये काम करेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट, इंडिया और किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ है और दोनों प्रमोट करेंगे स्टार्टअप्स को? किस फील्ड के स्टार्टअप्स को? बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है which medical institute become the country's first to procure and conduct successful piezoelectric bone conduction hearing implant? तो हमारे देश का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है जिसने यहाँ पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांटेशन किया है, वो है कमांड हॉस्पिटल पुणे। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, what is the name of project started by Indian Army for the induction of indigenously developed automated air defense control and reporting system? यहाँ पर देखिएगा हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, और उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमने एक लॉन्च किया है प्रोजेक्ट, मतलब बीईएल ने डेवलप किया है, और नाम क्या है इसका? आकाश तीर। आकाश तीर इज द राइट आंसर। Which Indian has been re-elected to the International Narcotics Control Board for the third time? तो तीसरी बार इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की मेंबर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया की जगजीत अवादिया, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, इन अप्रैल 2024 हु हैज स्टेप डाउन एज द चीफ दे मिशन? यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के लिए चीफ दे मिशन अपॉइंट की गई थी कौन? मैरी कॉम, और इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च अंडर द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो हमने आपको एक डिस्कशन किया था क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। बेसिकली इसमें ई रूपी बाउचर प्रोवाइड किए जाएंगे हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को, ठीक है? तो ये पोर्टल का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुरक्षा, ऑप्शन बी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली एक टेंडर इशू किया है जिसमें 65,000 करोड़ रुपए का टेंडर है, और 97 जो आपके तेजस मार्क वन ए फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चर कौन करेगा? आंसर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मूडीज, तो मूडीज के अकॉर्डिंगली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगी? पहले इन्होंने 6% फोरकास्ट की थी, अब बदल के क्या कर दी है? आंसर है 6.1 कर दी है, ऑप्शन ए। Who has been honored with the American President Gold Volunteer Service Award? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैन मुनि या जैन आचार्य लोकेश मुनि। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्विगी ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विगी पॉलिश। ये इनिशिएटिव किस चीज से रिलेटेड है? तो बेसिकली अगर आपके पेट गुम जाते हैं तो उनको खोजने के लिए है, फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, रिसेंटली ईरान ने हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन एंड मिसाइल को लॉन्च किया था अगेंस्ट द इसराइल, अंडर विच ऑपरेशन? तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, what target has been set up by the government of India for the production of coal? तो यहाँ पे 2024-25 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने टारगेट सेट किया है कि हम 170 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन करेंगे, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात हो रही है एक्सरसाइज दस्तलिक के बारे में, जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका रिसेंटली कौन सा एडिशन उज्बेकिस्तान में हो रहा है? आंसर हो जाएगा 5th एडिशन, ऑप्शन बी। MSC एरिश शिप, ये शिप जो है वो रिसेंटली न्यूज में थी। क्या रीजन है इसके न्यूज में होने का? क्योंकि ये जो शिप है ना, इसको हाईजैक कर लिया था या इसको रोक लिया था किसने? ईरान ने, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, क्योंकि ये इजराइल की शिप थी जिसमें आपको इंडियन क्रू मेंबर्स भी देखने को मिल जाएंगे। According to the Plastic Overshoot Day report, which country has one of the lowest per capita plastic waste production rate? आंसर हो जाएगा इंडिया, which is 8. Who was recently named South Asian Person of the Year by the Harvard University? तो South Asian Person of the Year चुना गया है इन्हें, इनका नाम है अवंतिका, ठीक। इंडियन गवर्नमेंट गिफ्टेड 35 एम्बुलेंस एंड 66 स्कूल बसेस टू विच कंट्री? तो हमने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसेस को गिफ्ट किया है किसे? हमारे पड़ोसी देश नेपाल को। विच एडिशन ऑफ द जनकपुर धाम कल्चर फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल? तो नेपाल में इंडियन एम्बेसी ने एक फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जिसका नाम है जनकपुर धाम। कौन सा एडिशन था? तो सही आंसर है ये आपका 2nd एडिशन था, ऑप्शन बी। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस नंबर का वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है? आंसर है 10th, और अटलांटा एयरपोर्ट वर्ल्ड में 1st नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ बात हो रही है मोंटे कार्लो मास्टर के बारे में, जिसे जीता किसने है? स्टीफेनोस तीसिपास ने। पूछा जा रहा है किस कंट्री से है? तो अभी हमने देखा है कि ग्रीस से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने कैस्पर रूट को हराया है, और कैस्पर रूट कहाँ से है? तो नॉर्वे से है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना, तो उनकी कंट्री का नाम आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। नाइफ बुक, इस बुक के ऑथर कौन है? तो आज ही हमने पढ़ा है, सलमान रश्दी इसके ऑथर आपको मिल जाएंगे।
नेशनल वीमेन कैरम टाइटल किसने जीता है 12th टाइम, 12वीं बार? आंसर हो जाएगा रश्मि कुमारी ने। और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। 51st नंबर का एडिशन था। डन। Which state is leading in implementing the Green Credit Program with over 500 land parcel for the tree plantation? तो रिसेंटली यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में टॉप पर कौन चल रहा है? एमपी चल रहा है। एमपी गवर्नमेंट ने 500 ऐसे जमीन के टुकड़े सिलेक्ट किए हैं जहां पर आपका प्लांटेशन प्रोग्राम किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेडियम बिकम द फर्स्ट बीसीसीआई एक्रेडिटेड वेन्यू विथ अ न्यू हाइब्रिड पिच? तो यहाँ पे हाइब्रिड पिच के साथ भारत का पहला बीसीसीआई एक्रेडिटेड स्टेडियम कौन सा बन गया? आंसर हो जाएगा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which country has become the first country to roll out the vaccine of meningitis? तो meningitis की वैक्सीन वाला पहला देश बन गया है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया इज द राइट आंसर। इसरो हैज डिसाइडेड टू अचीव डेब्री फ्री स्पेस बाय द विच ईयर? इसरो ने डिसाइड किया है कि कचरा मुक्त हम अंतरिक्ष को कर देंगे कब तक? 2030 तक, 2030 का टारगेट इन्होंने बनाया है। ओके, फिर है बास्केट जत्रा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू? तो रिसेंटली ये 8 दिनों का त्यौहार है, कल्चरल फेस्टिवल है। कहाँ का? आंसर हो जाएगा नेपाल का, जिसमें चैरियट या रथ यात्रा और टग वॉर यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट FY24 में कितना रहा है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सपोर्ट है हमारा वो $29.12 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू द अंकटाड भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ FY24 में क्या रहेगी? आज ही हमने देखा है 6.5% रहेगी 2024 में, और लास्ट ईयर ये ज्यादा थी। कितनी थी? 2023 में 6.7 थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने पहला एडिशन आइडिएशन एक्स का लॉन्च किया है, जिसमें यंग माइंड को इनवाइट किया जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर में इनोवेशन लाने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? तो आंसर है SBI लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया है कि नलिन नेगी किस कंपनी के CEO अपॉइंट हुए हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत पे 2018। ठीक, नेक्स्ट, ब्रह्म कुमार इन्हें किस देश का, मतलब इंडिया ने किस देश में अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो ब्रह्म कुमार को भेजा गया है कहाँ पर? जिम्बाब्वे में इनको भेजा गया है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है डी। तिरंगा बर्फी रिसेंटली न्यूज में थी। तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया है, कहाँ से बिलोंग करती है? तो वाराणसी, वाराणसी से ये बिलोंग करती है। वाराणसी के पास टोटल 34 प्रोडक्ट है जिनके पास GI टैग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, मतलब स्पेस। स्पेस को रिसेंटली कहां पर इनॉग्रेट किया गया? तो आंसर हो जाएगा केरला में इसे इनॉग्रेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या? तो श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम अयोध्या का मेन रोल किसने प्ले किया है? कौन सा इंस्टीट्यूट है? आंसर है IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। किस कंट्री ने रिसेंटली अंगारा A5 स्पेस रॉकेट की टेस्टिंग की है? 4 देशों के नाम है, इंडिया, रशिया, जापान या USA। जो भी सही आंसर है अपने स्कोर के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जाते जाते आपके जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ लिंक को शेयर करके जाएंगे और लाइक बटन पे भी क्लिक कर देंगे। सो टेक केयर।